स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग इकोनॉमी देख रहे हैं और इकोनॉमी में दो लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गरीबी के बारे में स्टार्ट किया था और गरीबी के हमने प्रकार भी बताया कि कितने प्रकार के गरीबी होते हैं। उसके बाद हमने छोड़ दिया था। आज के लेक्चर में गरीबी के मापदंड क्या है और भी डायमेंशन पे बात किया जाएगा। तो सबसे पहले बात देख लेते हैं कि गरीबी की माप कैसे की जाती है, मापदंड कैसे किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये प्री में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी कौन मापता है। तो गरीबी मापता है प्रेजेंट टाइम में एनएसओ के द्वारा डाटा निकाला जाता है, पहला प्री। दूसरा बात है कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पे जो महीने में जो खर्च करते हैं उसको आधार बना के इसको मापा जाता है। पहला कि व्यय पे मापा जाता है कि कौन कितना व्यय कर रहा है, उसके आधार पे गरीबी नापा जाता है। मंथली मंथली व्यय पे मंथली होना चाहिए, ध्यान रखना, वीकली या डेली की नहीं है। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को आधार बना के मापा जाता है, ठीक है। और जो मंथली एक स्तर से कम पाया जाता है, एक स्तर से अगर कम पाया जाता है उनका खर्च, तो उनको निर्धन होने का अनुमान लगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गरीब का अनुमान लगाने के लिए खर्च विधि को ध्यान रखा जाता है। किसको? खर्च विधि को ध्यान में रखा जाता है। और खर्च विधि के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है, उन लोगों की संख्या जनसंख्या के प्रतिशत में क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है या अभिव्यक्त किया जाता है। क्या बताया कि एनएसओ के द्वारा डाटा निकाला जाता है, किसको आधार बना के? तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की प्रति व्यक्ति व्यय महीना का देखा जाता है, प्रति व्यक्ति व्यय देखा जाता है, प्रति व्यक्ति व्यय देखा जाता है महीना का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और उसके आधार पे एक स्तर से अगर नीचे है तो हम बोलेंगे कि वो गरीब है, और उसका अनुमान लगा के जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जो हम अभिव्यक्त करते हैं उसी को बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो बोलते हैं। हेड काउंट रेशियो कई बार पूछा गया। तो गरीबी का मापदंड के लिए क्या है? हेड काउंट रेशियो है, ठीक है ना। अब जरा सा बात कर रहे कि तीन प्रकार से हेड काउंट रेशियो निकाले जाते हैं। किसके द्वारा? एनएसओ के द्वारा। एनएसओ के द्वारा तीन प्रकार से निकाला जाता है। एक क्या? शहरी हेड काउंट निकाला जाता है, दूसरा ग्रामीण निकाला जाता है, और तीसरा अखिल भारतीय निकाला जाता है। तीन स्तर पे हेड काउंट रेशियो निकाला जाता है। ये बात समझ में आना चाहिए। हेड काउंट रेशियो क्या है? तो जो हमने गरीबी का अनुमान लगाया है, उस गरीबी के अनुमान को जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना ही हेड काउंट रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जो लकड़वाला कमेटी है ना, उनके सिफारिश को ध्यान रखते हुए स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन एंड पॉवर्टी रेशियो को भी निकाला जाता है। तो स्टेट स्पेसिफिक गरीबी लाइन भी निकाला जाता है, या गरीबी अनुपात को निकाला जाता है। किसको ध्यान रख के? तो लकड़वाला कमेटी ने सिफारिश किया था, उसके आधार पे। तो ध्यान रखना, शहरी निकाला जाता है, ग्रामीण निकाला जाता है, अखिल भारतीय निकाला जाता है। कौन निकालता है? तो नेशनल सैंपल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है ना। तो एनएसओ द्वारा निकाला जाता है, और उसमें स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन भी निकाला जा सकता है लकड़वाला समिति के सिफारिश में। तो आलोचना क्यों किया जाता है? इस जो हम मापदंड है उसका आलोचना क्यों किया जाता है ना। कुछ बातें तो होंगी कि जो हमारा माप विधि है, गरीबी मापदंड है, उसकी आलोचना क्यों किया जाता है। पहली बात तो एचसीआर हेड काउंट रेशियो पे ही आलोचना किया जाता है। भाई ये एचसीआर से ये पता लगाता है कि जनसंख्या का कितना भाग गरीबी से पीड़ित है, कितना भाग गरीबी से पीड़ित है, ये बात को पता लगाता है। मान लो कि 16% जनसंख्या का है, 20% है, ऐसा बताता है। लेकिन इससे पॉवर्टी की गहनता नहीं पता चलता कि कितना गरीब है। ये बता दिया कि चलो 21.9% गरीब लोग हैं, बीपीएल में आते हैं, लेकिन कितना गरीब है ये नहीं बताता है एचसीआर, मतलब हेड काउंट रेशियो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खर्च निर्णायक स्तरों से अधिक इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उनके द्वारा किसी से उधार लिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि खर्च, दूसरा आलोचना खर्च पे है। तो खर्च पर मंथ के पे देखा जाता है, पर मंथ कितना खर्च किया,
उसको आधा लाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी मान लो कि जरूरत कोई फंक्शन है, कुछ है, तो उधार लेके लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन वो उस समय उधार लिया होगा और उधार लेके ज्यादा पैसा खर्च गया, तो वो तो गरीबी रेखा से बाहर कर देगा। लेकिन लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका खर्च क्या होता है, कम हो सकता है। तो इसको लेके आलोचना किया जाता है, खर्च पे लेके आलोचना किया जाता है। मतलब खर्च विधि के आधार पे लोगों की वस्तु स्थिति को पता नहीं लगाया जा सकता। विश्व बैंक जैसी संस्थाएं गरीबी के लिए आय के मानक का प्रयोग करती है, जो 1.90 डॉलर बोला गया है पर डे इनकम, आय को मानते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, खर्च को मानते हैं। तो ये भी बता सकते हो कि विश्व बैंक ने आय को मानक बनाया है, खर्च को मानक नहीं बनाया है। तो खर्च को लेकर हो सकता है। पहला एनसीआर पे हमने आलोचना किया। तीसरा देखो कि भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो वंचनाएं हैं, क्षमताओं का ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो वंचना जितनी प्रकार के हमने वंचना बताया था, वंचना का ध्यान नहीं रखा जाता है, क्षमताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इन पे जोर देने की बात कहती है कि वंचनाओं को और क्षमताओं को भी ध्यान रख के गरीबी को निकालो। तो ये भी हो गया। तो हमने अगर देखा जाए तो किस पे हमें आलोचना करना है, एससीआर पे करना है, खर्च पे करना है। तीसरा तीसरा क्या, तो वंचना वंचना और क्षमता निर्माण पे आलोचना करना। 3 पॉइंट पे आलोचना करना है। भारत में गरीबी अनुमान लगाने की तेंदुलकर विधि के बारे में पूछ लिया जाएगा कि तेंदुलकर विधि क्या था। तो अभी भी जो मोस्ट एक्सेप्टेबल गरीबी का अनुमान है वो तेंदुलकर का ही है। किसका, तेंदुलकर का, सुरेश तेंदुलकर का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर का नहीं। एस तेंदुलकर बोलते हैं तो सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर। ठीक है ना। तो तेंदुलकर ने गरीबी का अनुमान कैसे लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने ऊर्जा के साथ साथ, ऊर्जा एनर्जी को साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित न्यूनतम खर्च की ध्यान रखा, खर्चों को ध्यान में रखा। तो ऊर्जा के साथ साथ इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर न्यूनतम खर्चों को भी ध्यान रख के उसको गरीबी का अनुमान लगाया। दूसरी बात है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक समान वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में जो मौद्रिक आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हो सकती है। ये भी बात बोला कि हो सकता है कि समान सब सिलेंडर यूज कर रहे हैं, समान एक समान हो, लेकिन जो जिस क्षेत्र में रहते हैं उनकी मौद्रिक आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती है। ये भी बात एक्सेप्ट करते हैं सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर। हम बताते बताते आपने गलत बोल रहे हैं। लोगों के खर्चों का अनुमान लगाते समय एनएसओ द्वारा एमआरपी, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या, कौन से, तो मिक्स्ड रिकॉल, फिर से प्री के लिए इंपॉर्टेंट कि एमआरपी है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है। एमआरपी मतलब मिक्स्ड रिकॉल पीरियड है। होता क्या है, तो इसमें जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसके 30 दिन, खाद्य पदार्थों के लिए 30 दिन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 365 दिन के संदर्भ में अवधियों का प्रयोग किया जाता है कि खाद्य पे कितना 30 दिन में खर्च करता है। लेकिन जब वही शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आएगी तो एक साल देखा जाएगा, 365 दिन देखा जाएगा। इसीलिए पीरियड क्या है, मिक्स्ड है, इसलिए मिक्स्ड रिकॉल पीरियड बोला जाता है ना। बात समझ में आ रहा। और सुरेश तेंदुलकर ने भारत की कुल आबादी का 21.9% गरीबी रेखा के नीचे बताया। कितना बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 21.9%। और तेंदुलकर ने अपने अनुमान में जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको बताया कि 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह है गरीबी रेखा। अगर इसके ऊपर कमाते हैं तो वो गरीब नहीं है, लेकिन इसके नीचे कमाते हैं तो गरीब है। कहां पे, शहर में। जबकि वही ग्रामीण में बात बोला कि 816 रुपया है लिमिट, अगर इसके ऊपर कमाते हैं तो गरीब नहीं, अगर इसके नीचे कमाते हैं तो वो गरीब है। तो ये अनुमान लगाया। क्या क्या अनुमान लगाया, इसको सुरेश तेंदुलकर ने क्या क्या पैमाना लिया। सुरेश तेंदुलकर ने बोला कि देखो, एनर्जी के साथ साथ हम क्या लेंगे, एजुकेशन लेंगे, मतलब शिक्षा लेंगे, और हेल्थ पे भी कितना खर्च हो रहा उसको भी इंक्लूड किया।
दूसरी बात है कि जो हम खाद्यान्न पे या खाना खरीद जो खाद्य पदार्थ है उसमें 30 दिन में कितना खर्च किया उसका भी ध्यान रखा जाता है। और शिक्षा और एजुकेशन में शिक्षा और हेल्थ में 1 वर्ष का कितना खर्च किया गया इसका अनुमान लगा के और फिर हम क्या करते हैं माप किए। और इन्होंने माप किया तो पता चला कि 21.9% लोग पूरे भारत के क्या है गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे हैं। और फिर एक लाइन खींच दिया कि शहर में 1,000 रुपया जो कमाता है प्रति माह वो बाउंड्री पे है, इसके ऊपर जो कमाता है वो क्या है गरीब नहीं है, उसके नीचे है वो गरीब है, तो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो गया। ये लाइन हो गया बीपीएल, यही बोला जाता है बिलो द पॉवर्टी, ये लाइन के। और ग्रामीण में क्या रखा 816 रुपया, ये लाइन खींचा। तो अब आ जाते हैं गरीबी के कारण। जैसा कि हम लोग डायमेंशन देखने का महारत हासिल कर रहे हैं कि हमेशा डायमेंशन देखना है, तो यहाँ पे आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा ना, डायमेंशन देखने को मिलेगा। आप जैसा भी हो गरीबी को बहुत चीजों से लिंक करके देखा जा सकता है, लिंक करके देखेंगे भी। जब डीकेडी होगा वहां पे जैसे क्वेश्चन होता है ना, अभी तो आता नहीं है, अभी तो होता है कि हाँ थोड़ा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद डीकेडी का प्रश्न उठता है। कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था, ये अच्छा वर्ड है यूज करना चाहिए कि गरीबी का कारण पूंजीपतियों द्वारा किया जाने वाला शोषण है। कार्ल मार्क्स ये मानता है बिल्कुल कि गरीबी इसलिए आया क्योंकि पूंजीपतियों ने क्या किया, शोषण किया। हेनरी इलेस ने गरीबी के लिए 3 कारण बताए। क्या? तो उन्होंने बताया व्यक्ति, संस्कृति या उप संस्कृति, और तीसरा बताया सामाजिक संरचना। ये 3 कारण हेनरी इलेस ने बताया। लेकिन ये बहुत क्या है, सीमित है डायमेंशन, केवल व्यक्ति, संस्कृति या उप संस्कृति या सामाजिक संरचना से 3 से नहीं है कारण। ठीक है, तो फिर कारण क्या है? तो पहला कारण हमने बताया व्यक्तिगत कारण की वजह से होता है। व्यक्तिगत कारण की वजह से गरीबी हो सकता है। जैसे बीमारी है, अगर बीमारी हो गया तो बहुत लोगों को, एक कहानी बता दें इसको, हार्ट टचिंग, कहीं भी केस स्टडी में भी यूज कर सकते हो, मेरे जवान से जो भी कहानी निकलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं यूज ही कर सकते हो। एक परिवार से पूछा गया, उसके परिवार में मतलब ज्यादा न धनी थे ना गरीब थे, छोटा मतलब बॉन्ड किसी तरह बीपीएल रेखा पार गया था। उस परिवार में दुर्भाग्यवश एक को कैंसर हो गया, और उसको डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने बोला कि इसकी लाइफ 6 महीना है, 6 महीना है। ठीक है, अब ये फैमिली उसकी विश्वास कर ली कि 6 महीना लाइफ है। और ये आया घर पे पेशेंट, तो पूछा कि मुझको हुआ क्या है, तो पूरी फैमिली बोली कि कुछ नहीं, फीवर है, ठीक हो जाओगे। जबकि उसको फैमिली को मालूम था कि 6 महीना में निकल लेगा। लेकिन उसने जो बोला, एक पूछा गया कि क्यों ऐसा बोलते हो, कह रहा है साहब यहां पे तार्किक यही होता है कि एक इंसान को ही, पूरे इंसान को मारा जाए उसकी जगह एक ही इंसान को मरने दिया जाए। इसके अंदर गहराई थी कि एक इंसान को ही मरने दिया जाए, जो उसके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग की जगह एक ही को मरने दिया जाए। क्यों? क्योंकि कैंसर ऐसी घातक बीमारी है, लाइलाज है, उस पर पैसा बहाएंगे, सब खेती होती बेच देंगे तो वो तो ऐसे ही मर जाएंगे 10 लोग, तो 10 की अपेक्षा एक को मरने दिया। वही है बीमारी। हंटर क्या बोलते हैं कि गरीबी और बीमारी एक जटिल समझौता बना लेती है, और जिसमें मनुष्य में सबसे अधिक अभावों के दुख को बढ़ाने में प्रत्येक दूसरे की सहायता करता है। मतलब हंटर की बात बता सकते हो कि सिर्फ हंटर का यूज करो और बताओ कि बीमारी गरीबी की तरफ ले जाती है। अशिक्षित रहेगा तो योजनाओं का लाभ नहीं उठाएगा, अशिक्षित होगा तो शोषण है उसको ज्यादा होगा, किया जाएगा, अंगूठा लगवा लिया जाएगा। तो अशिक्षा कहीं ना कहीं भी क्या होगा, बढ़ाएगा। आप लोग वो नहीं काम करना, एग्जाम्पल देते जाना। जैसे योजनाओं को ना पता होने की वजह से लाभ नहीं उठा पाएगा, और अशिक्षा होने की वजह से जो ठेकेदार होते हैं या महाजन होते हैं उसका गलत फायदा लेके शोषण करते हैं। एग्जाम्पल देना। आलस्य भी गरीबी की तरफ है। ये अभी व्यक्तिगत कारण देख रहे हैं। मतलब आलस्य होने पे के कारण अगर कार भी मिल रहा है तो वो काम नहीं करना चाहता है, तो काम नहीं करेगा तो गरीबी की तरफ ही जाएगा। तो आलस्य भी है। दुर्घटना, अगर दुर्घटना हो गया तो भैया फिर से हेल्थ में खर्च करना पड़ेगा, पैसा होगा, करना पड़ेगा।
तो गरीबी की तरफ चला जाएगा। अनावश्यक व्यय, सामाजिक परंपरा और लोक उत्सव, मतलब कुछ लोग, मतलब हम क्या बताएं, जब समाज पढ़ाएंगे तो बताएंगे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। यहाँ पे बस इतना जान दो कि आपके गांव में या कहीं क्षेत्र में ऐसा होगा, अरे उसके घर में तो शादी ऐसी हुई, तो एक बंदा कहेगा अरे वो कहाँ शादी किया, शादी देखो हम करेंगे, मतलब 5 स्टार में करेंगे, 5 स्टार होटल में करेंगे, सबको एक चमाता सोने का सिक्का देंगे। मतलब ये है क्या, फालतू खर्च है, फालतू दिखावा का खर्च है। और ये खर्च हमेशा किधर ले जाएगा, जो अनावश्यक व्यय है वो गरीबी की तरफ। कितने ट्राइब्स, कितने एससी लोग या कितने जाति विशेष लोग होते हैं जो अपने फंक्शन में अपनी औकात से अधिक क्या करते हैं, खर्च करते हैं, वो गरीब हो जाते हैं। ट्राइब में तो बहुत देखने को मिलता है। नैतिक पतन, नैतिक रूप से पतन होने की वजह से, जैसे शराब पीना, जुआ, वेश्यावृत्ति, इसमें क्या होता है, व्यय हो जाएगा, बहुत ज्यादा व्यय करते हैं और फिर गरीबी हो जाएगा। अधिक संतान उत्पत्ति करेंगे, और इसके रिलेशन भी पूछता है कि गरीबी का जनसंख्या से रिलेशन बताओ। तो गरीबी का एक प्रमुख कारण है हमारे देश में भी ये अधिक संतान उत्पन्न करना। व्यक्ति की आय से अधिक संतानों का भरण पोषण का व्यय होता है। जितना वो कमाता नहीं है उससे ज्यादा भरण पोषण में खर्च कर देता है संतानों पे, उसे गरीब से और गरीब की तरफ ले जाता है। लोग सोचते हैं कि अरे चलो एक फैमिली है, हम 2 मियाँ बीवी कमा रहे हैं, 2 बच्चे हो जाएंगे तो 2 और आ जाएगा और कमाएंगे, लेकिन नहीं साहब, उसके भरण पोषण में कहीं ज्यादा खर्च होता है। लैंडिस एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा, संसार में जहां आर्थिक समस्या इतनी अधिक है, व्यक्ति को सदैव गरीब के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः गरीब के लिए व्यक्तिगत कारणों के अतिरिक्त भी और कारण देखा जा सकता है, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और अन्य कारण। तो लैंडिस ने बल दिया कि केवल व्यक्ति को ही नहीं ठहराया जा सकता, इसके अलावा भी और भी कारण हैं। तो चलो व्यक्ति के अलावा और कारण देख लेते हैं। तो अभी तक हमने व्यक्तिगत कारण देखा, व्यक्तिगत कारण को हमने इतना खोल दिया कि आप सक्षम होंगे लिखने के लिए। तो व्यक्तिगत कारण में क्या लिखा, शिक्षा लिखा, स्वास्थ्य लिखा, ठीक है, व्यक्तिगत कारण में नैतिक पतन लिखा, दुर्घटना लिखा, ठीक है, व्यय लिखा, अनावश्यक व्यय लिखा, फिर उत्सव में व्यय, जो संतानोत्पत्ति, अधिक संतानोत्पत्ति की बात कहा गया, एटी से है ना, बहुत है। अब जरा सा बात करते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारण की वजह से भी क्या होता है, गरीबी आता है। जैसे कि कहीं पे संसाधन का अभाव है तो वो हमेशा क्या होगा, गरीब होगा क्षेत्र। अगर मौसम की वहां पे प्रतिकूलता है तो गरीब हो जा सकता है। अगर प्राकृतिक आपदाएं वहां पे हमेशा आती रहेंगे तो वो आपदा ही झेलता रहेगा और वो गरीब वहां पे होगा। और ऐसे संकट हमेशा गरीबी को बढ़ावा देते हैं। भौगोलिक है, संसाधनों की कमी, तो भौगोलिक में क्या, संसाधन की कमी होगी तो विकास नहीं कर पाएगा, गरीबी होगा। क्लाइमेट चेंज होगा, प्रतिकूलता होगी तो गरीबी की तरफ ले जाएगा। अगर डिजास्टर आएगा या प्राकृतिक आपदाएं आएंगे, संकट आएंगे, तो आर्थिक रूप से क्षति या बहुत हानि उठाना पड़ता है, तो वो ले जाएगा गरीबी की तरफ। तो ये भौगोलिक कारक था। सांस्कृतिक, मैंने इसको बहुत कम खोला है, मैं बता दे रहा हूँ, सोचना आपका काम है, मैं आप प्रेशर कर रहा हूँ सोचने पे, और भी सोच सकते हो, लेकिन हाँ इतना सफिशियंट है कि 3 पॉइंट लिखो। कितना लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ड में लिखोगे या 125 वर्ड में, लेकिन डायमेंशन हम में देना है, सब में देना है, चाहे 125 में दो चाहे 200 में दो, भले लास्ट में सब लाइन से गिना दो डायमेंशन, लेकिन देना है 125 वाले में भी। आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक कारण में जरा इसको समझना है कि गरीबी का सबसे मुख्य कारण क्या बोला जाता है, आर्थिक कारण बोला जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि गरीबी का मुख्य कारण आर्थिक है, लेकिन इसके अलावा अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं, सब उदाहरण बताइए, लिख दो, सिंपल सा है क्वेश्चन। गरीबी का मुख्य कारण क्या, आर्थिक क्यों है, तो बताओ कि अपर्याप्त और असंतुलित विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल के लिए पैसा चाहिए वो भी नहीं है, क्षेत्रीय विषमता है ना, कामकारों में कार्यकुशलता की कमी। कार्यकुशलता मतलब कौशल जब नहीं होगा तो क्या होगा, फिर दिक्कत होगी। हम यहाँ नहीं पढ़ के बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं हेडिंग से बता रहे हैं, ये ना कहना अरे सर तो बीच में पढ़े ही नहीं,
ना पढ़ने वाला काम नहीं होता है, कहीं कहीं पढ़ लेते हैं लेकिन वो नहीं, सोचने पे होता है। अपर्याप्त असंतुलित विकास होगा तो क्षेत्रीय असमानता होगा, क्षेत्रीय असमानता होगा तो गरीबी की तरफ ले जाएगा। कम जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, कृषि पे ध्यान दिया गया। सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान में किस पे, तो उद्योगों पे ध्यान दिया गया। और ये दोनों क्षेत्रीय विषमता की गहराई क्या बढ़ा दिए थे, क्षेत्रीय विषमता को गहराई बढ़ा दिए थे। और जब किसी पे डीकेडी होगा तो इस बात को बताएंगे, या आप लिंक कर लो तो कर लो कि कैसे क्षेत्रीय विषमता बढ़ गई। बस ये सोचने की कैपेसिटी पे है डिपेंड। 10 किताब पढ़ने से बढ़िया अपनी सोच लो, वो जो सोचोगे सही सोचोगे, मैं बता रहा हूँ, कोई विद्वान ही सोचेगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। श्रमिकों का उपलब्ध रोजगार के अनुसार कार्य कुशलता ना पाया जाना, जो कि अभी भी यही बताया जा रहा है कि जो कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है 40, उसमें से 49% ही ऐसे हैं जो रोजगार के योग्य हैं। कौशल प्रशिक्षण देने के बाद जितने दे दिए गए 100 में से 89% है। सोच लो, कृषि क्षेत्र का विकास ना होना, कृषि क्षेत्र में मतलब सोचो कि 48% लोग लगे हुए हैं और इसमें मैक्सिमम जीबीए का परसेंटेज कितना है, जीबीए में 20% है मैक्सिमम मान लिए तो। पूंजी का अभाव है, जब निवेश नहीं करेंगे तो आउटपुट कहां से मिलेगा, इसकी वजह से बेरोजगारी दर बहुत अधिक है, बेरोजगारी दर होने से गरीबी की तरफ और ले जाएगा। फिर सामाजिक कारण, आर्थिक कारण के बाद सामाजिक कारण क्या है, तो शिक्षा प्रणाली की खामियां, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, शिक्षा बस एक डिग्री है, पीस ऑफ पेपर। उनसे अगर कह दिया जाए कि कुछ बताओ करके दिखाओ, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, ना कौशल नॉलेज है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव मतलब यहां तक बोला गया है डाटा में कि 60% जो लोग होते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं स्वास्थ्य पे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर करते हैं 60%, बहुत होता है। और पूरे भारत में स्वास्थ्य बीमा से सिर्फ 14% लोग आच्छादित हैं, सिर्फ 14%। कैन यू इमेजिन? सामाजिक कुरीतियां भी हमारी गरीबी के लिए ले जाती है। जैसे कि कुरीतियां क्या, मर गया बेचारा बंदा, उसमें भी भोजन खिलाना है आपको, जन्म हुआ तो खिलाना है, विवाह हुआ तो खिलाना है, खर्च करो ना। कुरीतियां मतलब सामाजिक उत्सव में खर्च करना। जातिवाद भी बहुत बड़ा कारक है। जातिवाद हमेशा बंटवारा किया है और बंटवारा की वजह से क्या गरीबी हुआ है। हमेशा भूखंड का भी बंटवारा होता है, जब भी फैमिली में बंटवारा होता है, यही नहीं फैमिली में बंटवारा होगा तो भी। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, भौगोलिक कारक के अतिरिक्त राजनीतिक रूप से हो सकता है, ये हम बता नहीं रहे। करारोपण करके देश के आर्थिक माहौल को खराब करना, जैसे बहुत अतिरिक्त रूप से करारोपण कर दिया जाता है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये भी एक कारक है। अकुशलता मतलब कौशल है ही नहीं है। उद्योगों की संरचना का विकास में बाधा, उद्योग ही नहीं आ रहे हैं। एक जहां पे हब है वहीं पे जाना चाहते हैं उद्योग। तो अन्य बहुत सारे कारक हैं। एक चार्ट बनाना, चार्ट पेज में चार्ट बनाना, कारक बनाना और वहां पे एग्जांपल लिख लेना, खत्म हो गया। वर्तमान में चुनौतियां क्या है? अगर वर्तमान में चुनौतियां देखा जाए तो असमानता है। मतलब चुनौतियां क्या, सबसे बड़ी चुनौती है असमानता में। 2 दशक में अगर देखा जाए, पिछले 2 दशक में सामाजिक आर्थिक परिवेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2009 में निम्न मध्य आय वर्ग के में पहुंचने के बाद अगले 5-10 वर्षों में भारत मध्यम आय वर्ग में ही पहुंच सकता है। 2009 में ये निम्न मध्यम आय में पहुंचा था, विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आया था। और उसके बाद 5 से 10 वर्ष लग जाएंगे मध्यम आय में पहुंचने के। हालांकि इसी आर्थिक स्तर पे विश्व अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति कुछ मामले से भिन्न है, मतलब और भी हो सकते हैं। देखो, जैसे समान आय वाले देशों की तुलना में भारत में ग्रामीण आबादी का अनुपात बहुत अधिक है। ऐसे में
इसे शहरों के विकास या शहरी आबादी के जीवन स्तर में सुधार के आधार पर नहीं देखा जा सकता। ऐसा नहीं देखा जा सकता कि शहरों में सुधार हो रहा है तो पूरा भारत विकास कर रहा है, नहीं देख सकते। इसी प्रकार शहर के अलावा नहीं देख सकते। इसी प्रकार कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, हमने बताया 48% के करीब। तो कृषि क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में जोखिम और अस्थिरता अधिक है, असमानता बता रहा है। आय का जोखिम और ग्रामीण तथा क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की पहुंच में बहुत अंतराल देखा जाता है। शहर में बहुत चीजें, हेल्थ सिस्टम्स, एजुकेशन सिस्टम अच्छा, लेकिन ग्रामीण में देखो बहुत बुरे हाल है। असंगठित क्षेत्र ज्यादा बढ़ रहे हैं भारत में, जबकि होना चाहिए संगठित। असंगठित क्षेत्र होने के बारे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भारत के असंगठित क्षेत्र में बढ़ना, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि असमानता बहुत है। और कृषि का अधिकांश हिस्सा असंगठित क्षेत्र है, इवन उद्योग में भी असंगठित है। एमएसएमई जो सबसे ज्यादा है वो भी सबसे असंगठित है, और इसमें सुधार नहीं देखा जाता है। इसमें सामाजिक सुरक्षा तो प्रावधान ही नहीं होता है कभी। कोविड-19 की वजह से बेरोजगारी के मामले और बढ़ गए। बेरोजगारी की दर अपने चरम पे चल रही है। दूसरी चुनौती क्या? पहले तो असमानता देख लिया। असमानता के देखने के लिए बहुत चीजें हैं, असमानता की बहुत सारी चीजें, डायमेंशन असमानता का हो सकता है। असमानता क्या? तो रूरल वर्सेस अर्बन में देखा जा सकता है, ठीक है। असमानता संगठित और प्लस वर्सेस असंगठित में देखा जा सकता है, ठीक है। कृषि वर्सेस उद्योग में देखा जा सकता है। मतलब तमाम तरीके की असमानता देख सकते हो। असमानता ऑक्सफैम के आधार पर देख सकते हो। ऑक्सफैम क्या बोलता है कि 10% लोगों के पास 70% क्या है, अर्थव्यवस्था है भारत में। 10% के पास ना असमानता। आंकड़ों का अभाव, ये दूसरा बहुत बड़ा कारण है। मतलब कि आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि कितने गरीब हैं, एक्चुअल में कितने गहन रूप से गरीब हैं नहीं बता सकते, केवल अनुमान लगाया गया है। और इस बात को लेकर विश्व बैंक ने चिंता भी व्यक्त की थी। जैसे घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी ही नहीं किया गया। बेरोजगारी सर्वे रिपोर्ट कभी जारी नहीं किया जाता। बहुआयामी गरीबी की भी देखा जाए तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, इसके तहत भी क्या, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आवास की गुणवत्ता आदि के आधार पर देखा जाता है। 10 संकेत लिया जाता है, 10 संकेत पे यह आंकड़ा निकाला जाता है। और भारत कितने 107 देशों में से 62वें स्थान पे है, ये साफ साफ रिप्रेजेंट करता है। योजनाएं क्या गरीबी को खत्म करने के लिए है, ये हमें याद होने ही चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया गरीबी के लिए। क्यों? ये जनधन से पैसा बचाने की क्षमता बढ़ेगी। किसान विकास पत्र लाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना लाया गया। यही नहीं, आप गिनो कि गरीबी को खत्म करने के लिए यही नहीं है, मनरेगा है, मनरेगा भी लाया गया। मनरेगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ दिया जाता है, ये भी गरीबी को कम करेगा, ठीक। फिर स्वच्छ भारत अभियान लाया गया। प्रधानमंत्री, अब सोच रहे हो कि स्वच्छ भारत अभियान कैसे है भाई? स्वच्छता रहेगा तो बीमारी कम होगी, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो 60% है वो कम होगा, तो गरीबी क्या होगी? कम होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाया गया। आयुष्मान भारत लाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाया गया। स्टेप अप योजना आया, स्टैंड अप योजना लाया गया। तो कहां तक ये सफल है? इन कार्यक्रमों को जो लाया गया वो कहां तक है? ऐसा वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी किया था कोविड से पहले, और बहुत अच्छा सुधार बताया गया था।
लेकिन कोविड आया, फिर से वो बंडाधार कर दिया कोविड-19 ने। और फिर अगर देखा जाए कि वाकई वाजिब स्तर पे सुधार नहीं हो पाया, इसके कारण क्या है? जो गरीबी है, तो भूमि और दूसरी संपत्तियों में असमान वितरण, विषमता बहुत ज्यादा है भूमि और संपत्ति को लेकर। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है, उचित जो लाभार्थी हैं या जमीनी स्तर पे पहुंच नहीं पाता है। संसाधनों की मात्रा या आवंटित धन होना, जो धन आवंटन किया गया वो मतलब क्या ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। गरीबों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी कार्यक्रम का क्रियान्वयन या सफलता प्राप्त करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भागीदारी पे भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये आलोचना भी हो सकता है। कई सामाजिक कार्यक्रम में डिजाइन की दोषपूर्ण पाया जाता है। सामाजिक कार्यक्रम वो जो एसी में बैठे हैं वो बना रहे हैं, जमीनी स्तर का कोई आदमी ही नहीं। तो गरीबी को दूर करने के लिए नीति आयोग ने क्या सुझाव दिया, ये भी देखो। नीति आयोग ने विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गरीबी को हटाने के लिए। इसने 2032 तक गरीबी दूर करने की योजना तय की और बताया क्या नीति आयोग ने कि गरीबों को सही तादाद पता लगाया जाए। पहले तो गरीब कितने हैं, गरीब का पता लगाया जाए और उनके पता लगाने के बाद उनको जो योजनाएं दी जा रही हैं उनकी मॉनिटरिंग किया जाए, वाकई में पहुंच रहा है कि नहीं, निरीक्षण किया जाए, बेहतर बनाया जाए कि जमीनी स्तर पर योजनाएं लागू हों। दूसरी बात है कि सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना को आधार बनाकर गरीबी की तादाद का आकलन किया जाना चाहिए, ऐसा उसने बोला। एक आयोग ने, नीति आयोग ने कमेटी क्या किया था, कमेटी बनाया था गरीबी को देखने के लिए। तो उसने सिफारिश किया था कि सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना को आधार बना के गरीबी के परसेंटेज का आकलन करना और उस आधार पे अपना नीति बनाना या प्रोग्राम बनाना। नीति आयोग ने गरीबी दूर करने के लिए 2 क्षेत्रों पर ध्यान दिया। पहला योजनाओं पे और दूसरा एमएसएमई पे, एमएसएमई और कृषि पे। पहला बोला कि सबसे पहली बात योजनाएं बहुत चल रही है और अगर वाकई ग्राउंड लेवल पे चल जाए, क्रियान्वयन हो जाए तो गरीबी से बहुत उन्मुक्ति मिल सकती है। और दूसरा एमएसएमई और कृषि सेक्टर एक ऐसा है ना कि ये ब्लैक होल है, सबको सशक्त कर सकता है। भाई 65% हिस्सा एमएसएमई और देश का 65% हिस्सा एमएसएमई और कृषि पे काम करता है। सोच सकते हो इसका वेटेज कितना है। अगर इनको संसाधन मुहैया कराया जाए, इसमें ग्रोथ किया जाए तो लोग गरीबी से खट से बाहर आएंगे। गरीबी निवारण के उपाय क्या हो सकते हैं, ये उपाय क्या हो सकते हैं गरीबी निवारण के लिए। तो जो कारण जानते हो वो हर एक स्तर पे, कारण के स्तर पे आप जवाब दे सकते हो, या एक समग्र रूप से बोलो कि कृषि को आधुनिक रूप में विकास करना, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, इसमें भूमि का पुनर्वितरण करना, रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे कि भूमि सुधार अच्छा नहीं है उसको सही करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कमी है। छोटे जो एमएसएमई हैं उनको प्रोत्साहन करना, रोजगार परक शिक्षा देना, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, कौशल आधारित शिक्षा होनी चाहिए। जो भी सहायता कार्यक्रम है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, उसको बड़े अच्छे गुणवत्तापूर्ण लागू करें, सुनिश्चित करें, निगरानी करें। परिवार नियोजन को भी बढ़ावा देना चाहिए, क्यों, जनसंख्या भी गरीबी के लिए एक कारक है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए, प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, प्रभावी नहीं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर। आवास सुविधा का विकास करना चाहिए, आवास देना चाहिए, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह चलाया गया। इसके अलावा आर्थिक उपाय भी व्यवस्थित करने चाहिए, ये तो था ही क्या, तो राजकोषीय घाटे पे नियंत्रण रखो, ऋण को सीमित रखो, जो आंतरिक ऋण है, बाह्य ऋण है, उसको सीमित रखो। साइकिल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दो। निर्यात प्रोत्साहन करो,
आयात को हतोत्साहित करो, निवेश को बढ़ावा दो, सुधार करो संस्थाओं में, श्रम कानून और उद्योगपति और श्रमिकों के बीच में सामंजस्य रूप से लागू करो, ऐसा नहीं कि शोषण करें। जो साख है, बैंक है, उनका अधिक निर्माण करो कि लोन मिले और सब लोग लें। अब दूसरा पढ़ते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन या गरीबी उन्मूलन। भारत में 364 मिलियन लोग क्या कर रहे हैं, गरीबी रेखा से जी रहे हैं, मतलब 36.4 करोड़ लोग, 36.4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। डाटा है, इंपॉर्टेंट है। भारत की जो अत्यधिक गरीबी में वो कितनी गिरावट की, 12.3% गिरावट की। वर्ष 2011 में 22.5 से स्तर में गिर के कितना हो गया, 10.2 के स्तर पे आ गया 2019 में। लेकिन कोविड के पहले है, ये हमने बताया था। विश्व की 2/3 गरीब संघर्ष प्रभावित देशों में रहते हैं। सोचो, संघर्ष प्रभावित में गरीबी सबसे ज्यादा है, जो कि विकासशील देश है। विकासशील देश में सबसे ज्यादा है और 2/3 में। मुख्य उद्देश्य क्या है पॉवर्टी एलिवेशन का? मुख्य उद्देश्य कि जो गरीबी है उसको समाप्त करना और गरीबी रेखा के आकलन के लिए आय स्तर पर निर्भर न रहकर उपभोग व्यय को आधार बनाना। आय स्तर पर न निर्भर रख के उपभोग व्यय के आधार बना के निकालना, आकलन करना। आर्थिक क्षेत्र से परे जाकर सभी प्रकार की गरीबी की पहचान करना। केवल आर्थिक क्षेत्र से नहीं हो सकता है। अगर उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो एजुकेशन पॉवर्टी बोला जाएगा। अगर उसे स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको हेल्थ पॉवर्टी बोला जाएगा। अगर उसको एनर्जी अच्छा नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है तो उसको एनर्जी पॉवर्टी बोला जाएगा। और बहुआयामी जो डायमेंशन है गरीबी को, उसको समग्र रूप से समाधान करना इस पॉवर्टी एलिवेशन का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये बोली वचन करना है। सीमाएं क्या है, आखिर बाधाएं क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन उन्मूलन करने में क्या बाधाएं हैं? तो भूमि और परिसंपत्तियों का असमान वितरण, पहली बात। संसाधन का अपर्याप्त आवंटन, वित्त आवंटन नहीं है, कोई भी कर लो, संसाधन का आवंटन जो आवंटन किया जाता है वो अपर्याप्त होता है। योजनाओं को जो लागू करने वाला अधिकारी होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते। इवन लागू करने के लिए बात छोड़ो, नीति बनाने वाला भी प्रशिक्षित नहीं होता है, जमीनी स्तर का मालूम नहीं होता है, भ्रष्टाचार बहुत होता है, अभिजात वर्ग का दबदबा होता है। ठीक है, कार्यक्रम क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पे भागीदारी नहीं होती है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी उन्मूलन के लिए। योजनाएं क्या चलाया सरकार ने, तो वही दीनदयाल अंत्योदय योजना, आजीविका मिशन, DNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, महात्मा गांधी मनरेगा मतलब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा जिसको ICDS बोलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो कुछ पुराने कुछ नए योजना को बोल दिया। आगे की राह में क्या है, जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए आप सीधे सीधे सिफारिश करो। कभी कहते हैं ना कि आगे की राह पे नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना तभी चाहिए जबकि एक आध इनोवेटिव आइडिया हो गया, जैसे PP मॉडल को बढ़ावा देना चाहिए, कोविड, बाकी सब वही है, समाधान होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखना चाहिए, नीतियों का क्रियान्वयन करना चाहिए, वो सारी चीजें। अब निर्धनता के अनुमान, पॉवर्टी एस्टिमेट या मापदंड की बात करें। जो CME है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे के आधार पे विश्व बैंक के शोध पत्र में पाया गया कि भारत चरम निर्धनता, एक्सट्रीम पॉवर्टी में कितना गिरावट हुआ है, जो पीछे डाटा बताया 12.3% गिरावट हुआ है। जो 2011 में कितना था, 22.5% था, वो 2019 में कितना हो गया, कम हो गया। इवन IMF ने ये बोला कि भारत ने जो चरम एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको लगभग समाप्त ही कर दिया। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात हो रही है। 2011 में एक्सट्रीम पॉवर्टी 10.8% से घट के 19 में 1.3% पे आ गई। निर्धनता और निर्धनता मापने की विभिन्न विधियों के बारे में बात किया जाए तो
निर्धनता किसी व्यक्ति के, निर्धनता होता है क्या, तो किसी व्यक्ति या समुदाय की वह स्थिति या दशा है, ये डिफिनेशन में लिख सकते हैं, कि जब उसके पास एक उचित जीवन स्तर के लिए आवश्यक धन या संसाधनों तक पहुंच का अभाव होता है, उसी को क्या बोलते हैं, निर्धनता बोलते हैं या गरीबी बोलते हैं। इसे आमतौर पर निर्धनता की सीमा या निर्धनता रेखा के आधार पर पूर्ण या सापेक्ष निर्धनता के रूप में नापा जाता है। मतलब सीधी बात है कि इसको निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी के रूप में नापा जाता है। निरपेक्ष क्या, तो निरपेक्ष एक बाउंड्री बना दिया जाता है कि जैसे सुरेश तेंदुलकर ने बोला कि शहरी में 1000 से नीचे जो कमाते हैं वो गरीब हैं और 1000 से ऊपर कमाते हैं ये निरपेक्ष है। सापेक्ष में क्या, तो सापेक्ष में हमने कहा कि ये कमाता है क्या है, ये महीना कमाता है 4 लाख रुपया और ये महीना कमाता है 1 लाख रुपया। ये संसाधनों को पूरा कर सकता है, लेकिन इसके सापेक्ष में 4 लाख के सापेक्ष में ये गरीब है, जो बड़े देशों में देखा जाता है। भारत में कैसे देखा जाता है, निरपेक्ष गरीबी देखा जाता है। तो निर्धनता मापने की विभिन्न विधियां मापा हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि ये समय और स्थान के साथ क्या, निर्धनता का स्वरूप बदलता रहता है। अब देखो क्षमता वाला दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच से नापा जाता है। कैपेबिलिटी अप्रोच से, ये कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया और इसमें 5 क्षमताओं को शामिल किया गया। आर्थिक क्षमताएं, मानवीय क्षमताएं, राजनीतिक क्षमताएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं और सुरक्षा संबंधी क्षमताएं, ये 5 क्षमताएं हैं। अगर ये क्षमता नहीं होगा तो वो गरीब माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। अर्थात इनका मानना था कि इनकी क्षमताओं को विकसित करो, गरीबी अपने आप चला जाएगा। इस पे ध्यान दो। आर्थिक क्षमताएं, मानवीय क्षमताएं, राजनीतिक क्षमताएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्षमताएं, सुरक्षा संबंधी क्षमताएं विकसित करो, क्षमता पे बनाओ। इन्होंने नहीं बोला कि कुछ दो फ्री फंड में, इनकी क्षमता की कैपेसिटी बताओ। दूसरा है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जिसको गरीबी नापा जाता है। एक हमने क्या बताया, गरीबी मापने का दृष्टिकोण है क्षमता, कैपेबिलिटी अप्रोच। दूसरा क्या है, तो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है। और ये मल्टीपल किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूएनडीपी द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव या ऑफी के द्वारा 2010 में स्टार्ट किया गया। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा स्टार्ट किया गया एमपीआई निकालना। और एमपीआई कितने संकेतों पे निकाला जाता है, 10 संकेतों में। लेकिन ध्यान रखना कि भारत का जो निकालना है वो 10+2 पे निकालता है एमपीआई। कौन निकालता है, नीति आयोग निकाला था। कितने, 10+2 पे, मतलब वहां पे संकेत 2 और भारत के बढ़ा दिए गए। 3 डायमेंशन होता है, लेकिन इंडेक्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, इसमें निकाला जाता है। तो 3 क्या है डायमेंशन, तो शिक्षा डायमेंशन लिया गया, स्वास्थ्य लिया गया। शिक्षा में भी क्या, तो 2 स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थित के वर्ष, बाल मृत्यु दर और पोषण को लिया गया स्वास्थ्य में। जीवन स्तर में 12 पैमाने लिए गए। जीवन स्तर में 12 नहीं, जीवन स्तर में बिजली, पेयजल, स्वच्छता, आवास, रसोई, ईंधन और संपत्ति को लिया गया। मतलब 2, 2, 4, 5, 6, 7 लिया गया जीवन स्तर पे। तो इन तीनों के आधार पे जो नापा जाता है गरीबी, उसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिविजुअली, किन डायमेंशन पे निकाला जाता है। शिक्षा में तो 2 डायमेंशन, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थित वर्ष, स्वास्थ्य में बाल मृत्यु दर को देखा जाता है, पोषण की, और जीवन स्तर में कि उनको बिजली मिल रही है कि नहीं, पेयजल मिल रहा है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं, आवास मिल रहा है कि नहीं, रसोई ईंधन उपलब्ध है कि नहीं है। तो 6 ये आधार हो गए और 4 ऊपर के आधार हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 10 संकेत हो गए। 10 संकेत पे निकाला जाता है। बहुआयामी गरीबी 27.9% आबादी के साथ भारत 109 देशों में 62वें स्थान पे। कितनी गरीबी है, जबकि सुरेश तेंदुलकर के द्वारा कितना बताया गया था, 21.9%। लेकिन वही एमपीआई के आधार पर देखा जाए तो भारत में गरीबी कितनी है, तो 27.9% है, 27.9%। और कौन निकालता है, यूएनडीपी और ऑफी।
ठीक है। और इसका जो यूएनडीपी द्वारा जो एमपीआई निकाला गया उसमें उसका उद्देश्य क्या है कि हस्तक्षेप योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करना ताकि कोई पीछे ना रहे, मतलब प्रभावी कार्यान्वयन करना, जो भी योजनाएं वगैरह हैं वो प्रभावी रूप से क्या करें, इम्प्लीमेंट करें, जमीनी स्तर पर पहुंचाएं। इसके लिए नीति निर्माताओं और स्थानीय अधिकारियों को जटिलता और व्यापकता का प्रबंधन करने हेतु सशक्त बनना। इसके लिए मतलब जो नीति निर्माता हो वो पहली बात तो ग्राउंड लेवल को समझे और वहां पे जटिलता हो उसको समझ के, वो क्या क्या जटिलता है ग्राउंड लेवल पे समझ के उनको सशक्त बनाना, नीतियों का प्रबंधन करना, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा तैयारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। हमने कहा ना कि यूएनडीपी ऑफ एमपीआई निकालता है, उसी के आधार पर नीति आयोग ने निकाला और नीति आयोग ने दो अतिरिक्त किया। क्या दो अतिरिक्त किया? वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसव पूर्व देखभाल, इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब पे प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता को शामिल किया भारत ने। बाकी 10 के 10 वैसे ही है यूएनडीपी में जो पीछे बता दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन के स्तर पे, जीवन के स्तर पे कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा में कितना है? तो 2 है। और स्वास्थ्य में कितने इंडेक्स हैं? तो 2 हैं। 10 ये और 2 प्रसव पूर्व देखभाल और बैंक खाता जोड़ा। ठीक है। जो एमपीआई निकाला गया है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ की 15-16 के संदर्भ में ये आधारित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ को बेस बनाया है। एमपीआई से लाभ क्या हुआ? लाभ क्या हुआ? तो बेहतर तुलना किया जा सकता है कि शिक्षा में कमी है, कि स्वास्थ्य में कमी है, कि जीवन स्तर में कमी है, बेहतर तुलना किया जा सकता है। दूसरा क्या? आय आधारित निर्धनता मापकों का पूरक है। जो आय आधारित निर्धनता है नापते हैं उसके पूरक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि केवल इसमें आय नहीं, इसमें जीवन स्तर को भी देखा जा रहा है, हेल्थ को भी देखा जा रहा है, एजुकेशन को भी देखा जा रहा है। तो जो आय आधारित हम कहते हैं ना कि 1000 रुपया के नीचे क्या गरीब, तो ये आय के आधारित पे है, इसके पूरक के रूप में देखा जा सकता है। केवल आर्थिक के आधार पे हम नहीं गरीबी बोल सकते, पॉवर्टी। जैसा अमर्त्य सेन ने बोला था कि 5 प्रकार की क्षमताएं विकसित करनी पड़ेगी अगर गरीबी सॉल्व करना है। तो सीमाएं क्या हैं इसकी? एमपीआई की सीमाएं क्या हैं? कम संवेदनशील है इस, क्यों? क्योंकि परिवारों को गरीब के रूप में गणना किए जाने के लिए अधिक संकेतों में वंचित होने की जरूरत है। 10 संकेतों में से अधिक संकेत क्या होंगे? जब वंचित होंगे तभी वो क्या होंगे? गरीबी कहलाएंगे एमपीआई में। तो एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा क्या कि गरीबों के बीच में व्याप्त असमानता को चिन्हित करने में असमर्थ है, कि गरीब हैं इस पूरे क्षेत्र में, तो इनके बीच में कितना असमानता है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। कोई व्यक्तिगत स्तरीय संकेत न होने के कारण अंतर घरेलू असमानताओं को चिन्हित करने में भी असमर्थ है। सभी संकेतों पे आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न देशों के बीच में तुलनात्मक दायरे में सीमित करता है। आंकड़े ही नहीं उपलब्ध होते हैं तो सोचो, ये यूएनडीपी वगैरह अगर निकालता है पूरे राष्ट्र की अगर तुलना करता है तो वो क्या होगा? आंकड़े ही नहीं उपलब्ध होंगे तो क्या से कर लेगा तुलना? बात तो यह ना। अब गरीबी का दुष्चक्र देख लो, ये 3 पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट को जहां मर्जी रख लो, ये साइकिल दिखा लेना दुष्चक्र। अब हम 3 बॉक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देखो, अगर गरीबी का दुष्चक्र क्या कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी का अभाव, मतलब उनको बच्चों की मानव पूंजी समझना चाहिए क्योंकि ये मानवीय संसाधन है। इनकी गुणवत्ता अगर नहीं विकसित करेंगे तो गरीबी बढ़ेगी। जैसे भोजन, अपेक्षाकृत कम भोजन, अपर्याप्त आवास व्यवस्था, अपर्याप्त स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा इत्यादि। तो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी का अभाव होने से क्या होगा? परिवार में की गरीबी, कम आय, कम परिसंपत्तियां, निर्धन इलाका या क्षेत्र हो जाएगा। परिवार क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। गरीब होने के बाद रोजगार के अवसर, जीवन के स्तर, स्वास्थ्य जीवन के अच्छे माहौल का अभाव होगा, और ये माहौल होगा तो फिर से वो उसको प्रभावित करेगा। किसको? बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मानवीय संसाधन नहीं मिलेंगे।
तो ये चक्र चलते रहेगा और इसी को बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। देखो बच्चा हुआ, बच्चे के गुणवत्तापूर्ण संसाधन नहीं के रूप में विकास नहीं हुआ, तब परिवार में गरीबी हो गई, क्योंकि वही आगे जाके परिवार में गरीबी हो गई तो फिर से क्या होगा, रोजगार के अवसर में कमी होगी, क्योंकि शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो रोजगार के अवसर, जीवन स्तर खराब होगा, स्वास्थ्य जीवन खराब रहेगा, तो फिर बच्चों, उनके जो बच्चे होंगे तो वो क्या होगा, और गुणवत्तापूर्ण संसाधन का अभाव होगा। ये चक्र चलता रहेगा, इसी को गरीबी का दुष्चक्र बोला गया है। तो आज हमारा इतने तक रखने देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।